Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के डीफैट और DQCES कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, इसमें एक टॉपिक होता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी जिसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डीफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी एंड DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस, तो इनके लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। और जो कैंडिडेट नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, DQCES, DSPMM, ANSI ST, ANSI SE, CCQC, SBCC, CCEE और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसमें जो 2024 के लिए जो एडमिशन्स हैं ये अप्रैल 2024 से इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं और जून या जुलाई 2024 में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम सभी बड़े शहरों में होता है, इंडिया के बहुत सारे बड़े शहरों में होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि डीफैट और DQCES के सिलेबस में सूक्ष्म जैविकी का टॉपिक होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पिछले 8 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं जिसमें इसके बारे में और इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताए गए हैं। तो यहाँ पे अब जो आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, HIV संक्रमण के दौरान रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं। HIV संक्रमण के दौरान रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं। ऑप्शन ए CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी CD3 लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी पॉलीमार्फ। तो यहाँ बताना है HIV संक्रमण के दौरान रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। तो HIV संक्रमण के दौरान रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं उनको कहा जाता है CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है HIV के संक्रमण के दौरान CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स कोशिका की सतह पर CD4 से चिपक जाता है और T कोशिका की प्रोटीन को भेदकर कोशिका में घुस जाता है। इस प्रकार ये कोशिकाएं मरने लगती हैं तथा मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो कारण होता है वो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। HIV के संक्रमण के दौरान CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स कोशिका की सतह पर CD4 से चिपक जाता है और T कोशिका की प्रोटीन को भेदकर कोशिका में घुस जाता है। इस प्रकार ये कोशिकाएं मरने लगती हैं तथा मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। तो HIV संक्रमण के दौरान रुधिर कोशिकाएं जो कि सबसे अधिक संक्रमित होती हैं उनको CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? इनमें से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, A डिप्थीरिया, B डेंगू, C टिटेनस, D खसरा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी डेंगू। डेंगू जो है ये एक वेक्टर जनित बीमारी होती है। तो डिप्थीरिया, टिटेनस, डेंगू, खसरा में से डेंगू जो है ये एक वेक्टर जनित बीमारी है, वेक्टर के कारण होता है डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है। ऑप्शन है ए रुबेला, बी टाइफाइड, सी चेचक, डी छोटी माता। तो सही उत्तर है ऑप्शन है रुबेला। गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है उसको रुबेला कहते हैं। तो गर्भवती माता में जो गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर देता है वो रुबेला के नाम से रुबेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है कहलाता है। एक जीव जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कारक, बी वाहक, सी जलाशय, डी पोषद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वाहक। एक जीव जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है वह वाहक कहलाता है। तो एक जीव जो कि रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाता है उसको वाहक कहते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वेक्टर या वाहक वह जीव होता है जो किसी रोग के रोगाणुओं को बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा देता है। तो वेक्टर या वाहक वह जीव होता है जो किसी रोग के रोगाणुओं को बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को गति प्रदान करने वाले अंग को कहते हैं। जीवाणु को गति प्रदान करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिम्बरी, ऑप्शन बी कसाब, ऑप्शन सी स्लाइम लेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी कसाब। जीवाणु को गति प्रदान करने वाले अंग को कसाब कहते हैं। तो वो अंग जो कि जीवाणु को गति प्रदान करता है उसे कसाब कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जीवाणु को गति प्रदान करने वाले अंग को कसाब कहते हैं। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से निकली लंबी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो जीवाणु को गतिमान बनाती हैं। तो जीवाणुओं को गति प्रदान करने वाले अंग को कसाब कहते हैं। और जो ये कसाब होते हैं ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से निकली लंबी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो जीवाणुओं को गतिमान बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग के दौरान तनु कार्बन फ्यूजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए धाग को धोने के लिए, ऑप्शन बी रंग हटाने के लिए, ऑप्शन सी काउंटर स्टेनिंग के लिए, ऑप्शन डी सुखाने के लिए। तो सही उत्तर है काउंटर स्टेनिंग के लिए। तो ग्राम स्टेनिंग के दौरान तनु कार्बन, तो यहाँ पे कुछ ये साफ नहीं हो रहा है, फ्यूजन का जो उपयोग है वो काउंटर स्टेनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग के दौरान निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग स्लाइड के डिक्लराइजेशन हेतु किया जाता है? ग्राम स्टेनिंग के दौरान निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग स्लाइड के डिक्लराइजेशन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए जॉनसन फाइलेट, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी एसोटीन, ऑप्शन डी तनु कार्बल फ्यूजन घोल। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी एसीटोन। तो ग्राम स्टेनिंग के दौरान जो एसीटोन पदार्थ का उपयोग स्लाइड के डिक्लराइजेशन हेतु किया जाता है। तो जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग के दौरान जो एसीटोन है इस पदार्थ का उपयोग स्लाइड के डिक्लराइजेशन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रोगी जो कि पहले से ही किसी संक्रमण से ग्रस्त है किसी दूसरे रोगी या माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार का संक्रमण कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एक रोगी जो कि पहले से ही किसी संक्रमण से ग्रस्त है किसी दूसरे रोगी या माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार का संक्रमण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉन्टेजियस इन्फेक्शन, बी क्रोनिक इन्फेक्शन, सी क्रॉस इन्फेक्शन, डी लेटेंट इन्फेक्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रॉस इन्फेक्शन। तो जब एक रोगी जो कि पहले से ही किसी संक्रमण से ग्रस्त है किसी दूसरे रोगी या माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार का जो संक्रमण है वो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब एक रोगी जो कि पहले से ही किसी संक्रमण से ग्रस्त होता है वो किसी दूसरे रोगी या माध्यम से दूसरा संक्रमण प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार के संक्रमण को क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन बी इनवेजिवनेस, ऑप्शन सी इन्फेक्टिविटी, ऑप्शन डी कंटेजियस एबिलिटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता पैथोजेनिसिटी कहलाती है। तो एक सूक्ष्म जीव की जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसको पैथोजेनिसिटी कहा जाता है। इसका जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। सभी सूक्ष्म जीव एक जैसी तीव्रता का रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं। कुछ जीवाणु गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे रेबीज विषाणु या क्षय रोग का जीवाणु। तो एक सूक्ष्म जीव की जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता है उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं। और जो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक जैसी तीव्रता का रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं। कुछ जीवाणु गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे रेबीज विषाणु या क्षय रोग का विषाणु, क्षय रोग का जो जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का अर्थ होता है। प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए एंटीजन एवं एंटीबॉडीज की अभिक्रिया, ऑप्शन बी माता से एंटीबॉडीज का प्लेसेंटा से होकर स्थानांतरण, ऑप्शन सी किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोध का स्तर, ऑप्शन डी टीकाकरण द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करना। तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोध का स्तर। तो प्रतिरक्षा का क्या अर्थ होता है? तो सही उत्तर है इसका किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोध का स्तर। तो किसी विशेष बीमारी के लिए मानव में पाए जाने वाले प्रतिरोध का स्तर को प्रतिरक्षा होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन बी पैरासाइटोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी, ऑप्शन डी बैक्टीरियोलॉजी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन है इम्यूनोलॉजी। तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है वह इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ जो कि जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है, जो किसी विशेष पदार्थ एंटीबॉडी के उत्पादन को उद्दीपित करता है कहलाता है। तो एक पदार्थ जो कि जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो किसी विशेष पदार्थ एंटीबॉडी के उत्पादन को उद्दीपित करता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी एंटी सीरम, ऑप्शन डी एंटीटॉक्सिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटीजन। एक पदार्थ जो कि जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो किसी विशेष पदार्थ एंटीबॉडी के उत्पादन को उद्दीपित करता है तो उसको एंटीजन कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो कि जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कराया जाता है तो किसी विशेष पदार्थ एंटीबॉडी के उत्पादन को उद्दीपित करता है वह एंटीजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन कोशिकाओं में फेगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है? इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें फेगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी बेसोफिल्स, ऑप्शन डी ए दोनों ए और बी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो यह क्वेश्चन है, इनमें से किन कोशिकाओं में फेगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है? तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं उनमें फेगोसाइटिक क्रिया पाई जाती है। इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार हैं। ये दोनों कोशिकाएं बाहरी सूक्ष्म जीवों जो कि रुधिर या शरीर में प्रवेश कर जाते हैं का भक्षण करके समाप्त कर देती है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाएं के प्रकार होते हैं और ये दोनों कोशिकाएं बाहरी सूक्ष्म जीवों रुधिर या शरीर में प्रवेश कर जाते हैं का भक्षण करके समाप्त कर देती हैं। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है। टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन डी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है
सही उत्तर है इसका कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है जो कि टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता है। टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी है? ऑप्शन ए ह्यूमरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, तथा ऑप्शन डी टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है सेलुलर या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का उत्पादन कौन सी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है? एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का उत्पादन कौन सी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है? ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी डी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी दोनों ए व सी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का उत्पादन बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। तो जो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का उत्पादन है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन बी लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ये कोशिकाएं रुधिर में उपस्थित होती हैं तथा जीवाणु या सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में उत्तेजित होकर इनके विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पन्न करके इन्हें नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल परीक्षण किसकी जांच हेतु किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी पेचिस। तो सही उत्तर है टाइफाइड। जो विडाल परीक्षण है वो टाइफाइड की जांच हेतु किया जाता है। तो जो विडाल परीक्षण होता है वो टाइफाइड, एड्स, डायरिया, पेचिस, इनमें से टाइफाइड की जांच हेतु विडाल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडीआरएल परीक्षण का उपयोग किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? वीडीआरएल परीक्षण का उपयोग किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सिफिलिस। वीडीआरएल परीक्षण का जो उपयोग है वो सिफिलिस रोग के पहचान हेतु किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडीआरएल परीक्षण का जो उपयोग है वो सिफिलिस रोग के पहचान हेतु किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है वीडीआरएल परीक्षण जीवाणु जनित यौगिक संचारित रोगों को पहचानने के लिए किया जाता है, उदाहरण सिफिलिस, गोनेरिया आदि। इसका पूरा नाम वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी है। तो वीडीआरएल का जो पूरा नाम होता है वो है वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडीआरएल परीक्षण का जो उपयोग है वो हैजा, सिफिलिस, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस में से सिफिलिस के रोग के पहचान हेतु किया जाता है। और इसकी व्याख्या एक बार फिर से बता देता हूँ। जो वीडीआरएल परीक्षण है फुल फॉर्म है वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। और जो वीडीआरएल परीक्षण होता है ये जीवाणु जनित यौगिक संचारित रोगों को पहचानने के लिए किया जाता है, जिसके कोई उदाहरण हो सकते हैं सिफिलिस या गोनेरिया आदि। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके बारे में बताया गया है, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि डिफेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस, तो इनके लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ANSI-ST, ANSI-SC, डिफेड, DSPMM, DQCES, SBCC, CCQC, SCCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।